आने वाले 2-2.5 साल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे रहने वाले हैं साहिल जी। उसका कारण क्या है? जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं वो सबसे पहले तो वो क्रैश होगी। आप देखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि वहाँ की जो भी सरकार है उसकी स्टेबिलिटी पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सिविल वॉर्स होंगे, इकोनॉमिकल वॉर्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज होगी, लेकिन इसके साथ साथ बमबारी भी होगी। शेयर मार्केट तो क्रैश होगी, ये तो तय है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे। 2026 मिडिल क्लास पैसा नहीं कमा पाएगा। द रियल थिंग इज कमिंग। आप मेरी एक बात 100% लिख के ले लीजिए, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ। इस साल इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर कोई पैसा नहीं कमा पाया तो इसमें उसकी गलती है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होने वाली है। मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, अगर आपने ये मान ली तो 100% आपको इस साल में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के बारे में। कैसा रहेगा 2026 और हमारे ऊपर 2026 का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज हमारे साथ में खन्ना जी फिर से है और हमको आज बताने वाले हैं 2026 के बारे में एकदम डिटेल के अंदर। वेलकम बैक। हरे कृष्ण। तो स्टार्टिंग चलते हैं टॉपिक पे। 2026 कैसा जाएगा? साहिल जी, 2026 मिडिल क्लास पैसा नहीं कमा पाएगा। द रियल थिंग इज कमिंग। तो कोई फायदा नहीं है, आप इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म कर दो। आपने मेरी बात माननी तो है नहीं। द रीजन बीइंग, हम लोग है प्रजा, और हमारी थिंकिंग के अंदर ना वो किंगली एटीट्यूड आ ही नहीं सकता है। वही भेड़ चाल करते चले जाएंगे, एक के पीछे एक करते रहेंगे। यहां पर हमें ये बात समझनी है कि ये न्यूनेस का साल है। 2026 न्यूमरोलॉजिकली रूल्ड बाय सन। इसका मतलब क्या? यू हैव टू थिंक बिग। जिगरा बड़ा चाहिए, एक्शंस बड़े लेने पड़ेंगे। और अगर हम वही पुराने ढेरे पे चलते चले जा रहे हैं, वही सामने वाला क्या कर रहा है, साथ वाला क्या कर रहा है, उसी अप्रोच में एक ऑर्थोडॉक्स प्रोस्पेक्ट में चलते चले जा रहे हैं, हम इस साल में कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। यहां पर जब हम किंग की बात करते हैं तो हमें सोचना भी वैसा पड़ेगा। आप मेरी एक बात 100% लिख के ले लीजिए, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं। इस साल इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर कोई पैसा नहीं कमा पाया तो इसमें उसकी गलती है। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होने वाली है। और जितने हमारे भाई बंधु जो फॉरेन जाते हैं, यूएस कनाडा जाते हैं कबूतरबाजी से, एक मूवी भी आई थी इसमें शाहरुख खान की, डंकी के थ्रू जाते हैं, जितनी स्पीड से जा रहे हैं, अपने खेत बेच के, अपनी जमीनें बेच के, उसी स्पीड से वो वापसी आएंगे। और ये वापसी आने का कारण वहां की सरकार का जो एक्शन रहेगा, उन्हें वहां पर वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं कि वो वहां सरवाइव कर सके। सिर्फ माइनॉरिटी ऐसी रहेगी जो वहां जाके बहुत ब्लॉसम करेगी, बहुत पैसा कमाएगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसको सेटबैक लगेगा। तो क्यों आप वो वाला रिस्क लेना चाहते हैं? और अगर लेना भी चाहते हैं तो पहले उसको पूरा टेस्ट करवा लीजिए, एक्सपर्टी एडवाइस ले लीजिए कि क्या आपको वहां जाना सही है, क्योंकि ब्रॉड मासेस लेवल पे लोगों की वापसी आप देखेंगे। ठीक है साहिल जी, यूएस की इकोनॉमी के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन होने वाली है ना, बाय द मिड ऑफ दिस ईयर, जुलाई ऑनवर्ड्स, जैसे ही राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन लेंगे, आप देखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि वहां की जो भी सरकार है उसकी स्टेबिलिटी पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बड़ा मार्केट क्रैश भी देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली शेयर मार्केट तो क्रैश होगी, ये तो तय है। तो मेरे को इस पे एक बात याद आ गई वॉरेन बफेट की, कि जितने पैसे आपके पास हैं सेव कर लीजिए फॉर द लोएस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जब नीचे का समय आएगा तब उस समय में इन्वेस्ट कर लेंगे ना, अभी रुक जाइए। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे। जितने हमारे भाई लोग जिन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं क्रिप्टो में, निकाल लीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। बहुत लोगों के पैसे बर्बाद होने वाले हैं क्रिप्टो में इस साल। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी राहु गवर्नड है और ये साल सूर्य से डोमिनेटेड है। तो यहां पर अंधेरे से हम उजाले की तरफ जा रहे हैं। रियलिटी प्रिवेल्स, जो रियल होगा वही चलेगा। आप कॉमन लेमैन के अंदर भी आप देख लेंगे तो आपके ऑफिसेस, आपके बिजनेस वाली जगह में जो लोग ज्यादा गेम खेलते थे, पॉलिटिक्स खेलते थे, सिर्फ अपनी पीआर के बेसिस पे अपने आप को सस्टेन करके बैठे हैं, उतना काम नहीं आता है, लेकिन कनेक्शंस के चक्कर में अपने आप को बहुत बढ़िया लेवल पे मेंटेन करके चलते थे, उन सबका एक्सपोज होने वाला है इस साल। ये साल ही खुलासा करने का है। तो इसलिए हमें यहाँ पर अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने ये मान ली तो 100% आपको इस साल में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वॉर भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इस साल में आप फर्स्ट क्वार्टर के बाद बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स टेंशंस को दोबारा रिवाइव होते हुए देखेंगे। अभी जैसे शांति थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत शांति का माहौल है, लेकिन ये बाउंस बैक होंगी। सिविल वॉर्स होंगे, इकोनॉमिकल वॉर्स होंगे, एक देश दूसरी
कंट्री की इकोनॉमी को दबाने की कोशिश करेगा, क्रैश करने की कोशिश करेगा, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज होगी, लेकिन इसके साथ साथ बमबारी भी होगी। ये सिर्फ सिविल वॉर तक सीमित नहीं रहेगा, वो तो एक एडिशन है जो इसके अंदर हो रहा है। एआई लेवल पे वॉर्स हो रही हैं, साइबर के अंदर एंट्रीज हो रही हैं, आपके डाटा को चोरी किया जा रहा है। डाटा ही तो सब कुछ है साहिल जी, उसको चोरी किया जा रहा है। ये तो एडिशंस हैं, लेकिन इसके साथ आप बॉर्डर्स पे भी टेंशन देखेंगे। 2025 में मैंने एक बात बोली थी आप लोगों के माध्यम से कि जितना पाकिस्तान को इस बॉर्डर से खतरा है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसे ईस्टर्न बॉर्डर से खतरा है, दूसरी तरफ से खतरा है। और ये हमने देखा भी। सेम वे में दोबारा से जब ये चीजें ऊपर उठेंगी, गोल्ड के प्राइस आपके हाथ नहीं आएंगे और बढ़ेंगे। 100% गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। जो अभी आप करेक्शन देख रहे हैं और मन में एक घबराहट सी आ गई कि अरे यार ये तो करेक्ट होगा, कोई लोग कह रहे हैं कि सोना 80,000 जाएगा, 90,000 जाएगा, मुझे ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली होता नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड की जो करेक्शन है ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लीजिए, नहीं तो दोबारा आपको ये मौका मिलने नहीं वाला है। ये इतना रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा कि फिर अगर ये आपके पोर्टफोलियो से मिस हो गया तो ये मिस ही रहेगा। तो इसलिए ये सोचना हमारी गलतफहमी होने वाली है। करे क्या? देखिए, सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बोला 2026 आप अपने दिन की शुरुआत एक माला मंत्र चैंटिंग से कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे जो आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। या आप कोई भी मंत्र चैंटिंग, जिस भी मंत्र की आपकी साधना, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जो भी मंत्र आपके चैंटिंग है, आप उससे अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपली सिर्फ ओम शब्द से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इससे क्या होगा? आपका चित्त शांत होगा, आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपको डिसिप्लिन समझ में आएगा। सन क्या होता है? सन एक ऐसा प्लेनेट है साहिल जी, बचपन से आज तक हम देखते आ रहे हैं, हम बड़े हो गए लेकिन उसकी शाइन में कोई फर्क नहीं आया। उसकी चमक, उसका उदय होने का समय, उसकी पंक्चुअलिटी आज भी वैसी है। तो जब सूर्य युगों युगों से नहीं बदले हैं, तो जब उनका साल आ रहा है तो हमें उनकी क्वालिटीज को अडाप्ट करना है। तो जो लोग घर में निठल्ले बैठे रहते हैं, लेट उठ रहे हैं, उठने का कोई समय नहीं है, बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, हम नेट सर्फिंग कर रहे हैं, हम कोई स्टार्टअप की तलाश कर रहे हैं, 6-6 महीने हो गए कोई स्टार्टअप समझ में नहीं आ रहा, बस इंटरनेट खोल के बैठे रहते हैं। दीज ऑल डिजिटल स्लेव्स, जितने भी लोग हैं ये स्लेव्स ही रह जाएंगे। यहां से ऊपर उठना है, अब कर्म करने का समय है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हम अभी तक हम सुनते आए हैं उसको फॉलो कीजिए। अपनी बॉडी के अंदर वो यूथनेस वापसी लेके आइए। एंटी एजिंग वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस, डाइट, ये सब आप फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में शक्ति आएगी, आप बदलाव के लिए तैयार रहोगे। साहिल जी, इस साल हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस चेंज से फायदा उठाते हैं या डर के यार काम ही खत्म हो गया, मंदा चल रहा है, काम उठ ही नहीं सकता, इंडस्ट्री तबाह हो गई। वो उन सब के लिए होने वाली है जो चेंज के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे विद अ गुड कॉन्फिडेंस तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। बॉलीवुड के अंदर भी कुछ देखने को मिलेगा? साहिल जी, बॉलीवुड का भविष्य बहुत डार्क है। बॉलीवुड अब खत्म होने वाला है। टिल 2029 आने वाले 3 साल में बॉलीवुड अपने सबसे मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला है। जितनी भी आप ये टीम अप्स देख रहे हैं, बॉलीवुड कोलैबोरेशंस कर रहा है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के साथ, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के साथ, पंजाबी फिल्म के एक्टर्स ये सब मिलके ले रहे हैं, सारी कोलैबोरेशंस टूटने वाली हैं क्योंकि ये मूवीज सक्सीड ही नहीं होने वाली हैं, सक्सेसफुल ही नहीं होंगी। जब कमर्शलाइजेशन ही नहीं आएगी तो कोई पैसा क्यों लगाएगा? तो ये पैसा लगेगा ही नहीं और धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारे को अकेले काम करना ज्यादा बेहतर है rather than साथ में मिलकर इनके काम करना। बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर होने वाले हैं बॉलीवुड के अंदर, बहुत नए चेहरे आप देखोगे। साहिल जी, ये ना सेम मुझे याद आ रहा है, ये सेम ऐसा क्रैश बॉलीवुड ने 80s के दशक में भी महसूस किया था, जिस समय में पायरेसी बहुत ज्यादा आई थी। लेकिन उस समय में तो इंडस्ट्री रिवाइव कर गई क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक रीजन था, पायरेसी। आज का रीजन क्या बॉलीवुड के क्रैश होने का? ये रियलिटी से हट गए हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, नकल करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज करे बैठे हैं। और सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोजर का साल है। एक डिकेड खत्म हो गया। न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 1 to 9 एक डिकेड खत्म हो जाता है। और विक्रम संवत 2083 की अगर हम बात करें तो ये रुद्र है, रौद्र। इसके शब्द से ही आप मतलब निकाल लीजिए, यानी कि अब न्यू बिगिनिंग। और ये इतनी जल्दी अडाप्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि सॉरी ऑफेंसिव होने वाली बात नहीं है इसमें, बट बॉलीवुड के अंदर न्यूनेस कभी थी ही नहीं। ये कॉपी पेस्ट, नकल, इसी को करके चलते जा रहे थे और अब ये चलने नहीं वाला है। जो 2029 की अगर हम बात करें तो ये एक नया रूप रंग लेगी, दोबारा से ये ग्रो करेगी और यहाँ पर नए चेहरे आएंगे। तो साहिल जी, ये जितने भी नेपो किड्स और जिनके भी पेरेंट्स ऑलरेडी, जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है बॉलीवुड में, उनके जितने बच्चे ये एंटर हो रहे हैं, ये सब सक्सेसफुल होने नहीं वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पे नए चेहरे आके इसको दोबारा से उठाएंगे और ये इंडस्ट्री को मजबूर होना पड़ेगा कि ये उन नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दे। मैं एक बार इसको ऐसे ही चेक कर रहा था
तो करते रहते हैं हम अपने लेवल पे। जब हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम कभी एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, नेता, इन सब की कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनकी जिंदगी जो होती है वो खुली किताब होती है, उनकी जिंदगी से हम देख पाते हैं, हमें पता लग जाता है कि एनालिसिस कैसा है। एंड यू शुड ऑलवेज रिसर्च। जिस दिन आपने सोच लिया कि हमें सब कुछ आ गया, समझ लीजिए उस दिन आपका डाउनवर्ड ग्राफ शुरू हो गया, उस दिन आपका अंत हो गया। तो मैंने जो देखा एनालिसिस करते समय, जानवी कपूर, इनकी इस साल बहुत बढ़िया करियर इनका नहीं गया इन 2025। इनकी मूवीज आई बट बहुत बढ़िया बॉक्स ऑफिस में नहीं कर पाई। अभी इनके करियर में एक बहुत मैसिव हिट का योग है। एक मूवी इनकी बहुत मैसिव हिट जाएगी, बहुत नाम बनाएगी, बहुत वायरल होगी, उसके बाद इनका लगभग करियर खत्म है। अच्छा, लगभग उनके बाद इनका करियर समाप्ति की तरफ चला जाएगा। ये धीरे 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 आपको नजर आना बंद हो जाएंगे। और पॉलिटिक्स में भी कुछ होगा? देखिए, पॉलिटिक्स की अगर हम इंडिया की बात करें तो कैबिनेट लेवल पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किए, आपने देखे नहीं है। और खासकर बंगाल, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं 2026 में। साहिल जी, इसमें जो ममता बनर्जी हैं, दीदी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है 2026 के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक बड़े वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो मैं क्यूरियोसिटी के कारण मैंने उनकी कुंडली को रिसर्च किया और देखा कि भाई इनकी बात तो सही थी। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई फेल हो जाता है, कोई हारा होता है ना, तो वो अपनी उम्मीद छोड़ देता है और वो फिर उस किताब के पास और उस जगह पे कोई दोबारा नहीं जाना चाहता। तो मेरी क्यूरियोसिटी आई कि भाई ऐसा क्या रहा जो इनकी ये प्रिडिक्शन फेल हुई। तो जब मैंने उनकी एनालिसिस करी तो कुंडली तो उनकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें स्पेसिफिक नेटिव की कुंडली के साथ साथ जब हम नेता की बात करते हैं तो उस पार्टी की कुंडली देखना भी बहुत जरूरी है कि पार्टी के अंदर क्या होने वाला है। तो जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के कोई अंदर खाते के जो बहुत पार्टी के अंदर इनके जो राइट हैंड्स होते हैं या जो इनको सलाहकार करते हैं, या किसी एक ने ऐसे कोई राहु का काम करा है जो दिखाया कुछ, निकला कुछ और हुआ कुछ, ऐसे ही कुछ टीएमसी के अंदर भी होने वाला है, जिस वजह से इनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर ज्योतिष का काम यही होता है कि आप इस समय को अगर रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। कोई बहुत खासम खास कोई राहु के बेस में जो अभी तक आपको बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करता है, तो आपका बहुत अच्छा सलाहकार है, आपको सारी चीजें, सारी रणनीतियां आपकी बनाते हैं, वहीं उसी लेवल पे कोई झोलझाल होगा। और ये जो बाकी की पार्टी है वो बहुत अच्छे से करना जानती है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में मुझे लगता नहीं है कि टीएमसी की सरकार दोबारा आने वाली है। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी हो रही है जिससे आपको लगता है कि 2026 तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ईयर रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ग्रहण है 2026 में मल्टीपल, जिसकी वजह से तबाही तबाही टाइप्स हो जाएगी। ये आपने बहुत बढ़िया बात करी साहिल जी। मैंने एक 2025 के अंदर देखा था, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मैंने देखा किसी ने बोला जी इस साल बहुत सारे ग्रहण हैं। 4 ही ग्रहण तो थे, 2025 में भी उतने ही थे, 2026 में भी उतनी है। ग्रहण बढ़ेंगे 2027, 28 इसके अंदर बढ़ेंगे। बट जो आपका प्रश्न है कि 2026 के अंदर अगर हम अपने देश की बात करते हैं, तो अपने देश के अंदर जब जब ऐसा साल आया है और जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं, शनि अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे जनवरी के अंदर। देखिए साहिल जी, शनि रहने तो पाइसेस में ही वाले हैं, लेकिन इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, और राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये जब जब स्थितियां ऐसी बनी है, उस समय में इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। ये इतिहास गवाह है जब जब ऐसा हुआ है। तो इस साल भी इंडियन बॉर्डर्स पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगी, वॉर जैसी स्थिति बनेगी या वॉर जैसी सिचुएशंस भी अराइज होंगी, ऐसा आप देखने को आपको मिलेगा। और इस साल हीट वेव बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अब पिछले साल तक हम बात कर रहे थे कि मंगल का साल है, और तब मैंने ये बात बोली थी कि जल प्रलय आएगा, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया कि मंगल के अंदर हम जल प्रलय की बात क्यों कर रहे हैं, और हमने ऐसा देखा भी था। इस साल जो है वो आपको हीट बहुत नुकसान देने वाली है, उसका कोई हमें रिवाइवल नहीं मिलने वाला है। साहिल जी, ये तो जो जैसे हमने देखा कि मौसम के अंदर कुदरती भी बदलाव हो रहे हैं, सारे सीजन शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, तो ये सूर्य का साल का मतलब क्या होता है कि नेचर को जो आपने दिया है, अब वो आपको 3x 4x 5x और 10x करके आपको उसी वे में रिटर्न करने वाली है। तो उसका तो भुगतान भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में ना ये साल खुलासे का है,
तो जितने भी ये फिक्टिशियस रिश्ते हम देख रहे थे ना, जैसे नाटो के रिश्ते हैं, यूएस की बड़ी सुपर पावर है, या जितने भी हमारे संबंध बने हुए थे किसी देश के साथ जो लग रहा है अरे यार हमारी तो चाइना से दोस्ती बहुत बढ़िया हो गई है, या हमारी यूएस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें अब खत्म होती दिखेंगे। आने वाले 2 ढाई साल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे रहने वाले हैं साहिल जी। उसका कारण क्या है? जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं वो सबसे पहले तो वो क्रैश होगी। आने वाले 2.5 साल के अंदर अब यूएस को नो मोर इट वुड बी अ सुपर पावर, और साइमल्टेनियसली जैसे इनके फिक्टिशियस रिश्ते टूटेंगे तो उसका इम्पैक्ट सारी देश दुनिया पे पड़ने वाला है, हमारे देश पे भी पड़ेगा। हमें बेनिफिट सिर्फ ये है कि हमारी इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, तो हमें अपने आप को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, इस सिचुएशन से अपने आप को डरना नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देखेंगे, हम बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों पे निशाने भी बनाएंगे, हम बहुत सारे जो ये खुफिया एजेंट्स होते हैं जो हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, हम इन्हें पकड़ेंगे भी, लेकिन इसी के साथ आतंकवादी घटनाएं भी ज़्यादा होती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक जगह पे पकड़ना, खुलासे होना, इनके सारे अड्डे ख़त्म कर देना, और वहीं पर ही इनका घातक वार भी बढ़ना। तो हमें थोड़ा-सा और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अंतर्दशा है वो राहु की आने वाली है। यहाँ पे पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि अपना दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। हमारे नाक के नीचे से कई लोग निकल जाएँगे, हमें लगेगा ऐसा कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा झटका हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा सतर्क होने की नीड है हमें यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जितनी भी आपने अभी बातें करी है, ये किस लॉजिक से निकाली है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना फिर बाद में रीलें बनाते हैं कि ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या ऐसे करा है आपने? साहिल जी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसको बोलते हैं कला नाड़ी, जिसको कई लोग गुप्त नाड़ी का भी नाम देते हैं। तो गुप्त इसलिए क्योंकि ये दुर्लभ है, रेयर है, तो ये सीक्रेटिव साइंस सीखने का मौका मुझे भी मिला। तो बेसिकली ये क्या है, ये भृगु नाड़ी, नंदी टेक्निक्स और चंद्रकला नाड़ी का मिश्रण है। इसको साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया, बहुत सिंसेरिटी से, बहुत अच्छे वे में इसको वहाँ सीखा गया। साहिल जी, जिस समय में मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था ना, उस समय में ये यूट्यूब और ये ऑनलाइन प्रेजेंस इतना ज़्यादा नहीं था। तो जहाँ हमें मौका मिलता था, सुनने को मिलता था कि वहाँ एक बहुत अच्छे गुरु, एक बहुत अच्छे टीचर हैं, तो हम जैसे-तैसे वहाँ पहुँच जाते थे। तो साउथ इंडिया के अंदर बहुत सिंसेरिटी से हमारे कल्चर को आज भी फॉलो किया जाता है। वहाँ से इसकी रिसर्च शुरू हुई और ये हमारे हाथ लगी, और इसके अंदर आप बहुत सटीक और बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इतना तक भी बता सकते हैं इंडिविजुअल के बारे में कि उसके करियर के अंदर कब उसकी एजुकेशन अब काम आनी बंद हो जाएगी, कब उसका करियर 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, कब वो जॉब से सडनली बिजनेस पे चला जाएगा, किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आप कुछ भी इजीली बता सकते हैं बहुत एक्यूरेटली। मैरिज किस दिन होगी, यानी कि लगन तक का समय भी निकल जाता है कि किस समय तक होगी, और इसके लिए अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है तो भी ये बड़ी एक्यूरेसी से हो जाता है। और यहाँ पर साहिल जी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है। तो जब आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो जमाकोल प्रश्न, ये भी साउथ इंडिया की देन है, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो आपके दिमाग में प्रश्न आया है उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है, और उस इवेंट का रूट कॉज विद क्योर आपके पास पहुंचता है। तमिलनाडु में बहुत वाइडली प्रैक्टिस है। अब कई लोग ये दोनों थ्योरीज को मिला के प्रैक्टिस करके, और लिमिटेड लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं भी एक सौभाग्यशाली हूं उनमें से जिसको ये वाली विद्या आती है, और वो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं कि हमारे पास गुप्त नाड़ी की विद्या है। तो बेसिकली वो इसी का मिश्रण है जो कि साउथ इंडिया से बहुत बेहतरीन स्कॉलर्स ने इसको रिसर्च करके हम तक पहुंचाया। साहिल जी, लेकिन जब हम देश दुनिया की बात करते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, या हम एक ब्रॉडर एंड पे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो प्राचीन ज्योतिष को हम भूल नहीं सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जब तक आपको कारकत्व नहीं समझ में आएगा ग्रहों का, तब तक आप किसी भी अन्य फील्ड के, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी फील्ड हो, उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, आप सीमित रह जाएंगे। तो आपके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब हम कला नाड़ी की बात करते हैं, जिसको गुप्त नाड़ी भी बोला जाता है, इसके अंदर डायरेक्ट दशा सिस्टम उतना ज्यादा काम नहीं करता, तो इसके अंदर डिफरेंट थ्योरी काम करती है। लेकिन जब हम मुंडेन की बात करते हैं तो उसमें हम दशा को भी कैलकुलेट करते हैं, हम प्रोग्रेशन को भी कैलकुलेट करते हैं। तो प्राचीरी को तो आपको बेस बनाना ही पड़ेगा। आपकी इसी बात से मुझे एक चीज ध्यान आई, जब मैं ये सीख रहा था, जब मैं इसके अंदर आया और मैं इसको सीख रहा था, तो मुझे कई ऐसे लोग मिले साहिल जी जो बिना आपका नाम जाने, बिना कुछ भी जाने, आपके फादर का नाम, आपका नाम, यहाँ तक कि आपके दिमाग में प्रश्न क्या है वो तक भी बता देते हैं। पंजाब में तो एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको ट्रैवलर्स बोला जाता है, वो आपके कटोरी के अंदर पानी डालेंगे
और आपके जो प्रिय मृत जन है जो इस दुनिया में नहीं है उनसे बात करवा देंगे साक्षात। बाद में सरकार ने इस पे रोक लगाई, कुछ लॉज निकाले, कुछ एक्शंस लिए, क्योंकि इसमें बहुत इसका मिसयूज हो रहा था, बहुत गलत इसका यूज किया जा रहा था। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि इन लोगों ने पिशाचनी साधना कर रखी है। तो मैं भी बड़ा अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ उस समय में कि ये पिशाचनी साधना से ये इतना कुछ बता रहे हैं। फिर जब आप मॉडर्न टर्म के अंदर देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, बड़े सारे एक मैजिशियन है, जैसे मुझे एक नाम याद आ रहा है, तो एक बार एक बंदे ने बोला जी कि सुहानी शाह इन्होंने पिशाचनी साधना कर रखी है, लेकिन वो खुद सामने आई और उन्होंने बोला जी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ और मैं एक साइकोलॉजी को स्टडी करके, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करके आपके बारे में सब कुछ बताती हूँ। अब मेरा यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि कोई इनका ऐसा स्टूडेंट है जो सेम वो कर सकता है जो इन्होंने किया? साहिल जी, साइंस को अगर हम बोले तो साइंस मतलब जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जो कि एक्सपेरिमेंट की गई है ऑन द लार्जर एरिया, और जो आपको उसका रिजल्ट समझ में आ रहा है, जो कि एक नहीं अन्य लोग करने में कामयाब है। तो यहाँ पर वो बंदे का फोन नंबर बता देना या उसके पेरेंट्स का नाम बता देना, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम बता देना, यहाँ तक कि एक बार तो मैंने ऐसा भी देखा फोन के लॉक तक के नंबर बता देना, तो ये साइकोलॉजी से पकड़ में आ रहा है या इसको एक इंट्यूटिवनेस का नाम दिया जाता है? तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अगर इसके पीछे कोई साइंस है तो वो डॉक्यूमेंट्स में आनी चाहिए और एटलीस्ट उसका प्रैक्टिस लार्ज लेवल पे होना चाहिए। मैजिक तो दुनिया से खाती है, बट ये टेक्निक लिमिटेड लोगों के पास है। तो कंट्रोवर्सीज की तरफ नहीं जाते, कंट्रोवर्सीज से बचना चाहिए भाई। तो आप ये बताओ कि अब 2026 एक इंडिविजुअल के लिए किस तरीके से जाएगा, जो आपने रिसर्च किया उसके साथ से? तो साहिल जी, जब हम राशि वाइज की बात करते हैं 2026 कैसा जाएगा, तो साहिल जी बात करते हैं एरीज राशि वालों की। एरीज राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? तो सबसे पहले हमारी राशि होती कौन सी? बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने जोडियाक को राशि से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जहां पर लिखा है नंबर 1 और उसके ऊपर लिखा हुआ है एमओ यानी कि मून, तो जिस राशि में आपके मून बैठे हैं वही आपकी राशि है। उसी के आधार पे हमारी ये जितनी भी ईयरली प्रिडिक्शन है उसी पे बेस्ड होती है। तो मतलब हम अपना जन्म कुंडली बना ले किसी भी ऐप से, मून जहां पे भी बैठा है, जो भी नंबर लिखा है वो हमारी राशि होगी, ऐसे? एब्सोल्युटली, जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से खोल सकते हैं, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, आपके सामने चार्ट आ जाएगा, एमओ लिखा है दैट मींस मून, ये जिस नंबर पे लिखा है 1 पे लिखा है तो एरीज, तो आपकी राशि एरीज है। तो एरीज वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रोफेशनली, फाइनेंस वाइज इनके लिए बहुत बेहतरीन साल है। अगर हम बात करें तो इनको तैयार रहना चाहिए कोई बड़े बदलाव के लिए, क्योंकि इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती नजर आती हैं। जॉब चेंज या टाइप ऑफ बिजनेस चेंज भी इनका हो सकता है। इन्हें अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, डरना नहीं है इस चेंज से और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, थिंक बिग टू बी बिग। तो उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए कि हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए। इनके फॉरेन ट्रैवल्स भी होते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है ट्रैवल के अंदर, लेकिन होते हुए जरूर नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोजिनी की या कोई फैमिली प्लानिंग की बात करें तो वहां थोड़ा सा विलंब हो सकता है या पेरेंटिंग के अंदर थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा चाइल्ड की तरफ एक्स्ट्रा केयर करने को पड़ सकता है। और वहीं पर ही आपको थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि आप थोड़े से डिससैटिस्फाइड हो सकते हो उस एरिया पे। लेकिन ओवरऑल इनके लिए ये इनकैश करने वाला ईयर है। अगर आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है बिना डरे तो दिस इज योर ईयर। अब साहिल जी, सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि एरीज राशि वालों की तो 7.5 की शुरुआत है, फिर भी मैं उनके बारे में बोल रहा हूं कि ये साल उनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 7.5 इज द बिगेस्ट स्कैम। 7.5 होती क्या है? जब हम भृगु ऋषि की बात करें या जेमिनी ऋषि की बात करें या अपने मॉडर्न स्कॉलर्स केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो वहां पर हमें 7.5 जैसा कुछ मिलता ही नहीं है। इवन जो लोग भृगु नंदी नाड़ी फॉलो करते हैं, चंद्रकला नाड़ी फॉलो करते हैं या फिर वो कला नाड़ी, गुप्त नाड़ी कैसी भी फॉलो करते हैं, वहां पर 7.5 जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फिर ये पराशरी ज्योतिष में इसको कैसे मेंशन किया गया या हम तक पहुंचाया कैसे गया, ये अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन, एक विचार वाला विषय है। क्योंकि साहिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि 7.5 का मतलब क्या होता है? 7.5 में बहुत सारे लोग ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोग बढ़ते हैं, तो इनका पहला चरण है। और एक पंडित को, एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत बड़ा मीडियम मिल जाता है आपको कोई पूजा बेचने का। अरे आपकी 7.5 चल रही ना, इसलिए आप सफर कर रहे हो। देखिए, 7.5 साल 7.5 में निकाल देते हैं,
2.5 साल ढैया में निकाल देते हैं। तो जितनी आपकी यूथनेस है 30 साल में तो एक बार शनि ट्रांजिट करेंगे सेम राशि में, तो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि जितने आप अपने मिड में होंगे, हर किसी की 28 से लेके लगभग 40 इयर्स के बीच में 7.5 भी आएगी, इसी दौरान आपकी ढैया भी आएगी। तो 7.5 और 5 13 साल तो आपके यूथनेस के इसी में निकल गए, तो बचा क्या? फिर आप आइए मेरे पास, मैं आपको महंगे महंगे सामान बेचूंगा और कुछ पूजाएं बेचूंगा, तभी तो पैसे कमाऊंगा। साहिल जी कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है 7.5 को लेके। 7.5 से कोई डरने की बात नहीं होती है, इट इज जस्ट दैट कि ये आपके मेंटल लेवल के ऊपर थोड़ी सी शैडोज क्रिएट करती है। शनि से लोग डरते क्यों हैं? शनि किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है शनि न्यायाधीश है, अब आपकी 7.5 शुरू है, वो आपको बर्बाद कर देंगे, आपके सारे कर्मों का फल आपको पूरा करके देंगे। एक भी मुझे जज बता दीजिए, मैं गारंटी से बोलता हूं आपके चैनल पे वरिष्ठ से वरिष्ठ, यंगेस्ट से यंगेस्ट कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसकी कितनी भी रिसर्च हो, मोर देन 1500 चार्ट पे मैंने रिसर्च कर लिया इस चीज पे, आप एक भी जज की कुंडली मुझे दिखा दीजिए जो सिर्फ सैटर्न के बेसिस पे बनी हो। कैसे न्यायाधीश हुए? बिना जुपिटर के जज बन ही नहीं सकते हैं। लोग सैटर्न से डरते क्यों है? क्योंकि सैटर्न कर्म करने के लिए कहते हैं, कर्म किसी को करना नहीं है, सबको तो बैठे बैठे पैसे चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, कोई ऐसा उपाय दे दो अपनी जेब में रखे पोटली और रातों रात हम अमीर हो जाए। और लोग बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। तो 7.5 से हमें कोई नहीं डरना है, और हमें अपने कर्मों के ऊपर जैसे एक नॉर्मल समय में हम काम करते हैं, वैसे हमें इस समय में भी अपने आप को ये चीज ना ही जाने तो बेहतर है, और आप अपने आप को फोकस बना के चले। ठीक है, मतलब ओवरऑल पैसों के लिए अच्छा है, पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा सा खराब हो सकता है, एरीज की बात करके चलेगा। हाँ, आपको अपने फैमिली को भी समय देना है। अपने कामों में उतना व्यस्त मत हो जाइए कि आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे रहे हैं, आपके दिमाग में इतना चल रहा है कुछ कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे, तो उस एरिया पे थोड़ा सा खराब आपका हो सकता है। अगर आप उससे संभाल के चलेंगे तो ये ओवरऑल इट इज अ गुड ईयर फॉर यू। ऐसी कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जी वृषभ यानी कि टॉरस राशि की। सेम, जिसके भी कुंडली में मून के साथ 2 नंबर लिखा है, तो यानी कि आपकी टॉरस राशि है, वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। साहिल जी, एरीज, वृषभ, जेमिनी और वर्गो वालों के लिए 2026 बहुत सुनहरे मौके लेके आएगा। आप लोगों को इसको इनकैश करना है बस। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी काफी ईज नजर आता है, काफी सारे एरियाज में आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, बहुत सारे एरिया से आपको पैसा आने वाला नजर आता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि आपके टैलेंट से रिलेटेड है, आपके अंदर कोई कला है, या आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई सर्विसेज सेल करते हैं, तो भी आप इस साल का बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, ओवर ट्राई नहीं करना है, अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना है। अननेसेसरली बॉदरेशन डाल लेंगे आप अपने गले। अगर आप किसी भी टाइप का घर चेंज, रेनोवेशन या फिर कोई एरिया शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इस साल वो भी होता हुआ नजर आता है। बस साहिल जी ने एक चीज का ध्यान रखना है, अपने घर की तरफ भी देखिए, ज्यादा लोगों की मदद में उतने व्यस्त मत हो जाइएगा कि आप अपने घर को देखना भूल जाएं। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस अपने घर वालों की तरफ भी रखिएगा, और बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड मत होइए इनसे, और ज्यादा समय अपने आप को बाहर बिजी मत रखिए। योर फैमिली नीड्स यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की नीड है। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि जेमिनी की। जिनके भी चंद्रमा के साथ 3 नंबर लिखा है, उनकी जेमिनी राशि है। सबसे पहले जेमिनी वाले होते कैसे? बड़े अडेप्टेबल लोग हैं ये, अपने आप को बड़ी जल्दी बदल लेते हैं। जैसा इनका रुख होता है वैसे ही अपने आप को बदल लेते हैं, समय के अनुसार अपने को बदल लेते हैं। तो इनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी भी टाइप के कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, पुलिस केस या कोई भी कंपटीशन की अगर हम बात करें, तो इस साल इनको वहां से जीत हासिल होने वाली है। ये वहां से जीत के ही बाहर निकलेंगे। ये इनका साल है टू विन ओवर कॉम्पिटिशंस, और किसी भी टाइप के सडन एक्सपेंशंस के मौके इन्हें मिल सकते हैं। बीच में इन्हें ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा ग्राफ जो है वो स्लो हो रहा है, कैपिटलाइज तो शुरू तो अच्छा किया था, बट उतना बढ़िया हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादा घबराइए मत, बीच बीच में आपको अच्छे जर्क्स मिलेंगे, उन जर्क्स का फायदा उठाइए। ज्यादा ध्यान दीजिए अपनी बैक पेन का और अपनी मोबिलिटी का, अपने जॉइंट्स पे काम कीजिए। इस साल थोड़ा सा जॉइंट्स आपको परेशान कर सकते हैं। लेजर ट्रिप्स आपके होते हुए नजर आते हैं, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, ज्यादा कोई परेशानी है नहीं आपको इस साल, और अच्छे से बढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं। साहिल जी, अब बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की। तो जिनका भी चंद्रमा 4 नंबर राशि में बैठा है, उनकी है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग कैसे होते हैं? इनका थोड़ा सा स्वभाव इमोशनल होता है, ऑनेस्ट होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो ये साल
इनका अच्छा जाने वाला है, जैसा इनका लास्ट ईयर गया था, लास्ट ईयर से काफी रिलैक्स्ड है, तो ये साल भी इनका अच्छा ही जाएगा। बट जो इनको डिलेज मिल रहे थे लास्ट ईयर में, वो इस साल नहीं मिलने वाले, स्पीड अप में काम होंगे, जल्दी जल्दी इनके काम बनेंगे। तो इसलिए इमोशंस के अंदर मत रहना कि जल्दी जल्दी मिल रहे हैं तो हम ओवर स्पीड करें, स्पीड चलान हो जाएगा, वहां से हमें बच के रहना है। इस साल ये कोई ना कोई सुख सुविधा की चीज के अंदर खर्चा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर या कोई भी ऐसी चीज जो इनको लग्जरी या सुख प्रदान करे। एक चीज का ध्यान रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। इमोशनल होके या बहुत ज्यादा आप किसी के बारे में केयरिंग हो रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें ना भूल जाएं जो सामने वाले को पिंच कर जाए। अगर आपने सोए हुए को जगाना भी है तो उसे थोड़ा विनम्रता से जगाइए, एकदम से कोई एकदम तीव्र शब्द मत बोल दीजिए। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल दिस इज अ गुड पीरियड फॉर यू, आप इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। साहिल जी, अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सेम जिनके भी चंद्रमा के साथ 5 नंबर लिखा है वो लियो है। तो लियो वाले की तो ढैया चल रही है जैसे हमने बोला। तो साहिल जी, सिर्फ उससे नहीं होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स को हमें साथ देखना पड़ता है और इंडिविजुअल कुंडली को नैरो डाउन भी करना पड़ता है अगर आपको और बारीकी के अंदर जाना है तो। बट लियो राशि वालों के लिए उनकी नेचर कैसी होती है, वो भाड़ते हुए हमेशा अपने आप को पसंद करते, दे वांट टू शाइन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर उनको ये ना मिले तो वो अपने अंदर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस साल थोड़ा सा उनके लिए एवरेज रहने वाला है। एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, सडन खर्चे आ सकते हैं, लाइफ के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि उनके एफर्ट्स जो हैं वो उतना रिजल्ट ना दे, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, या मैं यूं बोलूं कि इनका ध्यान थोड़ा धार्मिक या धर्म की तरफ, रिलीजियस ट्रैवल्स की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि शायद इनको अपनी परेशानी का हल चाहिए, या वो कहते हैं हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो ऐसी जगहों पे ये ज्यादा जाएंगे जहां इन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिले। बहुत सारे प्रश्न इनके मन में आएंगे कि हम बड़ी सच्ची निष्ठा से कर्म कर रहे हैं तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो परमात्मा के दर से जाके इनको मिलेगा और डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी इनको देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, दे कैन बी मिसअंडरस्टूड बाय पीपल, लोग इनको गलत समझ सकते हैं, तो वहां पर इनको थोड़ा सा कम्युनिकेटिव रहना है, अपने आप को ज्यादा आइसोलेट नहीं करना है। अगर स्टैग्नेशन है भी तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है। शेर जो होता है ना, अगर वो चुपचाप बैठा है तब भी वो शेर ही रहेगा, क्योंकि जब वो दहाड़ता है तो पूरी दुनिया बैठती है। तो आपका भी समय आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस समय में आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करके चले लोगों से। हो सकता है आपने पहले किसी की मदद की हो और इस समय में आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन टूटने वाली है, क्योंकि इस समय में लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे। तो ये वाला ऐसा समय है जिसके अंदर आप एक जगह पे स्थिर रह के अपना समय को काटिए, और जब जब आपको थोड़े थोड़े मौके मिले उनको स्लो स्पीड से इनकैश कीजिए, बहुत बड़ी छलांग या लीप मत लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहिल जी, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की, जिनके भी चंद्रमा के साथ 6 नंबर लिखा है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के भी जितने पेंडिंग केसेस चल रहे थे, पेंडिंग काम चल रहे थे, जो भी काम अटके हुए थे, सरकारी काम अटके हुए थे, वो सारे के सारे पूरे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे किसी भी टाइप के कोई भी कॉम्पिटिशन्स, या आप किसी बिजनेस में है जहां पर आपके साथ वाला आमने सामने आपका कंपटीशन है, आपके खुद दिमाग में कोई नए आइडियाज क्लिक करेंगे जो आपको भीड़ से भिन्न बनाएंगे। आप अपने आप थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट देखना स्टार्ट करेंगे और इससे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा एवरेज नजर आता है। अगर आप किसी भी टाइप की सोलमेट ढूंढ रहे हैं या मैरिज करने का सोच रहे हैं तो वहां पर डिले हो सकता है। आपके खुद के मैरिटल फ्रंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखती हुई नजर आती हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस हैंडलिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी फाइनेंसेस के अंदर इनकमिंग तो अच्छी नजर आ रही है, बट आउटगोइंग में आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं, फैसिनेट हो सकते हैं कुछ पॉन्जी स्कीम्स के साथ, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, आगे। साहिल जी, अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की। सेम वही फॉर्मूला है, मून के जहां पर 7 लिखा होगा यानी कि आपकी लिब्रा राशि है। तो लिब्रा राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है, आप किसी भी टाइप के सीक्रेटिव इवेंट से बचिएगा, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेड नहीं है, वहां पे ज्यादा आपको एंट्री करने की नीड नहीं है। कहीं ऐसा ना हो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। और खासकर अगर आप किसी कमिटेड रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़े से स्कैंडल्स होना या कोई ऐसी बात उठना आपके रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा
एथिकल होके चलना है, अपने मॉरल्स और अपने एथिक्स से दूर नहीं होना है। और अगर हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन एंड पे ठीक नज़र आ रहा है, प्रोफेशन एंड पे कोई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, प्रोफेशनली अच्छा नज़र आ रहा है, बट वहाँ पर अगर आप किसी टाइप का चेंज सोच रहे हैं, तो अपने दिमाग में इसका आंसर ज़रूर लीजिएगा कि व्हाई? ये चेंज सोच क्यों रहे हैं आप? करना क्यों है चेंज? बस चेंज करने के लिए चेंज कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। कहीं ये ना हो आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो जो आपका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसी में आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बट चेंज को अननेसेसरली एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है और ओवर ट्राई नहीं करना है। ओवरडू आपको नुकसान दे सकता है। तो जस्ट मूव विद द फ्लो। ठीक है। साहिल जी, अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। अगर आपके चंद्रमा के साथ 8 नंबर लिखा है, तो यानी कि आप हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस साल में जितने इनके पुराने दोस्त, प्रोफेशनल रिलेशन जो कि बहुत साल पहले इनके किसी के साथ थे, उनके साथ इनका भरत मिलाप हो सकता है। फैमिली रिलेशंस के अंदर भी हो सकता है, फैमिली गैदरिंग्स के अंदर ये जा सकते हैं। ट्रिप्स विद ओल्ड फ्रेंड्स या कभी ट्रैवल के दौरान कोई पुराना बंदा मिल गया, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलाप होता हुआ नज़र आता है। आपके अपने कोई पुराने तरीके आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एंट्री दे सकते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा और साइमल्टेनियसली आप अपने रेगुलर काम से थोड़ा-सा डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं। जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं, उसमें आपके मन में थोड़ा-सा विचलितपन हो सकता है, कुछ न्यूनेस नहीं मिल रही है, तो आपका डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है और आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं। आप कर सकते हैं, टेक कैलकुलेटेड रिस्क किसी की सलाह लेके कीजिएगा। वैसे भी आपकी स्पीड इस साल कोई बहुत तेज़ नहीं होने वाली है, बट एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी टाइप का कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो पहले अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को देख लीजिए। क्या आपकी हेल्थ आपको उस चीज़ के लिए अलाउ कर रही है? तो ही आप वो स्टेप फॉरवर्ड लीजिएगा। और अगर आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में डिससैटिस्फाइड हो भी रहे हैं, तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये डिससैटिस्फैक्शन कहीं मुझे किसी ऐसे चेंज में ना ले जाए कि ये मौका भी मेरे हाथ से निकल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा स्लो और सोच समझ के फैसला लेने की नीड है। आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने वाले हैं इस साल, उनसे भी सलाह कर सकते हैं, आप बेहतर निर्णय पे पहुँचेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। अगर आपके चंद्रमा के साथ 9 नंबर लिखा है, तो आप सजिटेरियस हैं। लड़ाई, झगड़े और अननेसेसरली की डिबेट से बचिएगा। बेफालतू के किसी के फड्डे में टांग मत अड़ाइए। आपकी नेचर नहीं है, तो आप इस साल कोई ऐसा काम मत करना जो गवर्नमेंट रूल्स को बाईपास करके कोई काम कर रहे हैं। इन जनरल में आप ऐसा नहीं करते, तो इस साल भी करने की नीड नहीं है। और बेफालतू किसी को ज़्यादा एडवाइसेस भी नहीं देनी है। आप नॉर्मल कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, वो अननेसेसरली डिबेट में बदल जाएगा और बाद में लड़ाई। तो इस चीज़ से अपने आप को बचा के चलिएगा। आपकी भी ढैया चल रही है, तो इसलिए ढैया से घबराने की नीड नहीं है, बट आपके प्लैनेट के बीच में ट्रांजिट्स और प्लेसमेंट ऐसी चल रही है, जिस वजह से आप थोड़ा-सा ओवर टेंशन ज़्यादा लेंगे, स्ट्रेस आउट फील करेंगे, किसी न किसी रीज़न को लेके आप परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे अपने आप को एक चीज़ सोच के चलिएगा, अगर कोई परेशानी आती है, तो उसका हल भी आता है। साहिल जी, आपको एक बात बताता हूँ। बाबा रामदेव जो हैं, उन्होंने पतंजलि को फाउंड नहीं किया है। उन्होंने नहीं बनाई पतंजलि। उनके ऊपर परेशानी आई, उन्होंने उस परेशानी को अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट किया। आप जानते हैं बात, 8 साल की उम्र में उनको जो है वो पैरालिटिक अटैक आ गया था, जिसके बाद वो योग के अंदर गए और ग्रो करते रहे, सच्ची निष्ठा से उसके अंदर बढ़े। आज की डेट में अगर कोई थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम आती है, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भई हम तो बस गए, खत्म, कुछ बर्बाद हो गए, कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा-सा हटना है, हमें सीखना है कि अगर कोई परेशानी आती भी है, तो उसके साथ एक अपॉर्च्युनिटी भी छुपी होती है। ये इतिहास गवाह है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, हर परेशानी के साथ एक अपॉर्च्युनिटी आती है। बस वो अपॉर्च्युनिटी को पहचानने की देरी है। इन लोगों के लिए, जो भी लोग किसी भी टाइप का ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, मेटल इंडस्ट्री में है या सेल्स, कम्युनिकेशन ऐसा कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेस्ट लोगों के लिए इस साल थोड़ा-सा ठीक-ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती है। थोड़े से स्ट्रेस और टेंस्ड हो सकते हैं। आप अगर किसी प्रमोशन की वेट कर रहे हैं या किसी ग्रोथ की वेट कर रहे हैं, तो शायद आपको डिले मिल सकता है। तो परेशान हो सकते हैं आप, बट कोशिश कीजिएगा अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। इस साल नहीं तो आने वाले समय में आपको ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की। मकर राशि जिनके भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा है, वो मकर राशि वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये साल ठीक-ठाक जाने वाला है, अच्छा है फाइनेंशियली। इनको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट भी मिलेगा, बट एहसास नहीं होगा। इनको ऐसा ही लगेगा कि हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका तो हमें रिजल्ट मिल नहीं रहा है।
तो ये ना खुश रहने के मौके ढूंढ रहे हैं। अगर इनका करियर अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये अपने प्रियजन, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने आसपास के जो स्पाउस, पार्टनर्स, उनको लेके परेशान है, यार उनका नहीं अच्छा चल रहा ना, इसलिए हमें मजा नहीं आ रहा। तो ये वहां उस चीज को लेके परेशान रहेंगे। तो इनके लिए टिप यही है कि आप अपनी सक्सेस को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और धीरे धीरे आपके पास हर परेशानी का हल है, तो आप उस पे फोकस कीजिए। सिर्फ एक मैटर पे आपको ध्यान देने की नीड है, एंड दैट इज हाउ टू सेव मनी इन द बेस्ट वे। अपने पैसों को री इन्वेस्ट कैसे करना है, क्योंकि साहिल जी एक बात तय है, आपकी जॉब या आपका बिजनेस आपको अमीर नहीं बनाता, आप कैसे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा कैसा बनाते हैं, वो आपको अमीर बनाता है। यहाँ पे आपको उस चीज का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी चलती नजर आ रही है, बट अननेसेसरली आपके इन लॉज की फैमिली में क्या चल रहा है, उन्होंने आपको कोई चीजें नहीं बताई, या उनकी साइड से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, उसके कारण आप अपने घर में झगड़ा मत डालिए। तो क्योंकि अब आपका परिवार अलग है, वो परिवार अलग है, तो उस एरिया से थोड़ी सी परेशानी डेफिनेटली आ सकती है, मिल के साथ दीजिए। या आप इन लॉज वाले एरिया से थोड़े से डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, उसकी कोई भी छवि, उसकी कोई भी छाप आप अपने रिश्ते में ना आने दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का। आप कुछ ऐसी चीजों के इनटेक कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट आपके डाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आपको ज्यादा रखना है। अब बात करते हैं जी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। जिनके भी चंद्रमा के साथ 11 नंबर लिखा है, उनकी एक्वेरियस राशि है। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए साल कैसा है? जैसा आप चाहते हो वैसा है। यानी कि सबसे पहले आपको अपने अंदर वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बस आपके मन में जो ये सोच रहती है ना कि सबको साथ लेके चलेंगे, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए। सबको खुश करना, सबको साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं होता है। आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाएंगे, सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर अगर आप सक्सेसफुल होंगे, तो जो लोग आज आपके फ्रेंड्स, फैमिली आपका साथ नहीं भी दे रहे हैं, कल को सक्सेस होने के बाद वो खुश भी होंगे। तो यहां पर आप थोड़ा सा अपने आप को अपने बारे में सोच के कदम लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप अगर 180 डिग्री भी चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ, तो यू मे प्रोसीड विद दैट, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लव लाइफ के अंदर, मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन मिल सकती है। शायद जो सपोर्ट आप अपने लव पार्टनर से एक्सपेक्ट करें, वो आपको शायद ना मिले। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली से भी थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, अगर आप उनसे किसी टाइप की फाइनेंशियल सपोर्टेंस की वेट कर रहे हैं। तो आपके पास अन्य तरीके हैं, यू हैव ऑल ऑल्टरनेटिव मीन्स, तो आप उनको भी इन हैंड रखिए, ताकि आपने जो गति, जो स्पीड पकड़नी है, वो मेंटेन रहे, उसमें कोई ऑल्टरेशन ना हो सके। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे ऊपर उठ जाइए। ठीक है। अब बात करते हैं मीन यानी कि पैसे राशि वालों की। तो साहिल जी, जिनके भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर लिखा है, यानी कि मीन राशि है आपकी। मीन राशि वालों की तो भयंकर साढ़े सती चल रही है भाई। इससे ये पिछले साल से परेशान है, और कई लोग, आप मेरी बात मानिए, इसलिए परेशान है क्योंकि इन्होंने इतना सुन लिया कि हमारी साढ़े सती चल रही है, हमने तो परेशान ही रहना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा इस साल शायद स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपका हार्डवर्क तुरंत रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन सेकेंड क्वार्टर के बाद, यानी कि लगभग जून के बाद, आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी आ भी रही है, तो आप इधर उधर उपाय के लिए मत भागिए। दिस इज टू मेक यू मेच्योर, और मेच्योरिटी एज से नहीं होती है। सोना जितना तपता है उतना खरा होता है। तो आप बहुत बढ़िया बाहर आएंगे, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। बट यहां पर आप देखिए कि जो ये परेशानी आ रही है, ये आपको कितना बेहतर करके जा रही है, इसके आप खुद साक्षी होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इधर उधर की चीजें सुन के ओवर परेशान मत होइएगा। हाँ, एक चीज में आप ध्यान रखिएगा, कहीं चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो ऐसे आपका एक्सपेंस आपके कंट्रोल में नहीं होने वाला है। सडन एक्सपेंस आ जाएगा, आप नहीं भी चाहते हैं, जबरदस्ती का है, सोचा भी नहीं है, तो भी है। डोंट वरी, एक वर्ड होता है ना, जैसे जैसे आपका जुगाड़ हो जाएगा तो आपका हो जाएगा। तो उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढिएगा कि हम डूबे नहीं, हमें वो चीज मिल गई और हमने उसको सरवाइव कर लिया। तो ये जो आपके मटेरियल कंफर्ट्स का समय है, ये भी जल्द आएगा, बट ये वाला साल आपको थोड़ा सा नियंत्रण से, अपने आप को मेच्योरिटी और सीखने के फॉर्मेट से निकालना है। द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू दिस ईयर इज टू एजुकेट योरसेल्फ टेक्निकली। अगर आप किसी जॉब में हैं, तो अननेसेसरली का कोई चेंज मत कीजिए। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं अपने बड़े मन को मार के बैठा हूँ, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 6 8 10 महीने और निकाल लीजिए,
और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को एजुकेट कीजिए। टेक्निकल एजुकेशन लीजिए, अपने प्रोफेशन को और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसकी एजुकेशन लीजिए। स्टेप लेंगे जब समय आएगा, तो हम स्टेप भी ज़रूर लेंगे। आपको बच्चों के रिलेटेड अपने बच्चों से कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, उसी से खुश हो जाइए। आप नहीं तो आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, तो ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है। आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छा कोई रिजल्ट दे सकती है। आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में है, जॉब में है या कॉलेज में, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। या अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो वहां से भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सारी राशियां कवर कर लिया। अब अंदर आप एक चीज बता रहे थे कि गलत काम का फल, वो थोड़ा सा बताओ। साहिल जी, जब मैं आपको ये गुप्त नाड़ी की बात कर रहा था, तो मैंने एक जगह देखा कि एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बता रहे थे कि मृत्यु प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और इस मेथड से, जिसको हम कला नाड़ी, गुप्त नाड़ी बोलते हैं, इससे बिल्कुल एक्यूरेट मृत्यु प्रिडिक्ट हो जाती है। और दूसरे ही पल उन्होंने किसी की मृत्यु प्रिडिक्ट कर दी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को समझना है कि अगर आपके पास कोई विद्या है, तो उस विद्या का आप सही इस्तेमाल करें। मेरे पास एक केस आया, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताते, मेरे पास एक केस आया। उसमें वो लड़का बोलता है, सर प्लीज देखो मेरे फादर कब ठीक हो जाएंगे, कोई बहुत अच्छी सी रेमेडी मुझे बताइए। ही इज इन आईआईसीयू, कोई एक्स्ट्रा इंटेंसिव केयर यूनिट भी होता है, आईसीयू पर है, और पिछले 4 दिन से वहीं पर ही है, और हमें वो मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ही स्टेबल। तो मैंने उनकी कुंडली देखी। अब यहाँ पर जरूरत थी, तो मैंने उनको एक छोटी सी उसको एक बात बोली। मैंने बोला, ब्रदर आप मेरे कहने से मैं आपको ये रेमेडी कल दूंगा, आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, आप एक बार उनसे मिल के आइए पहले, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ही वो सर्वाइविंग। तो मैंने बोला आप उनसे मिल के आइए। और वो वहां जब गए, तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो कब से ही वॉज नो मोर, उन्हें नहीं पता लगा। और वहां पे उन्हें सब कुछ लगा रखा है, वेंटिलेटर लगा रखा है। साहिल जी, ऐसा भी कर देते हैं कि हार्ट बीट भी चल रही थी, आप समझ रहे हो, एवं ही मशीन चल रही थी। तो जब वहां गए, तो वो तो दंग रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर जो भी केस हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में, और फिर वो काफी समय बाद, जब मेरे पास 1-1.5 महीने बाद रिचुअल्स करने के बाद आए, तो वो समझ गए कि मैंने उनको समय में नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको उसको यूज करना चाहिए, या आप किसी को गाइड कीजिए। अब कर्म कैसे फल देते हैं, अब वो डॉक्टर्स जिन पे प्रेशर बनाया जाता है हॉस्पिटल से कि ये आपके पास एक मुर्गी आई है, ज्यादा से ज्यादा इससे पैसे ले लीजिए, ये जो कर्म है साहिल जी, ये आपकी जनरेशन तक नहीं, कहीं आने वाली जनरेशन तक ये पीछा नहीं छोड़ते हैं आपका। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, व्हाई आर वी सफरिंग? बिकॉज आप उस ट्री का पार्ट हो, उस ट्री की ब्रांच हो जिसकी जड़ के अंदर खोट थी। ये कई पुश्तें आपकी खराब कर देती हैं। और ऐसे ऐसे आपको केस देखने को मिलेंगे, आप देखिएगा, ऐसे ऐसे आपको केस देखने को मिलेंगे कि इनके फादर बहुत बड़े डॉक्टर रहे, इनके फादर, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर्स बुरे हैं, डॉक्टर्स के बिना गति नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि वो एक लाइफलाइन है। लेकिन ये जो इन पे प्रेशर बनाया जाता है, जो भी इनके पीछे होते हैं, और ये प्रेशर में आके ये गलत काम करते हैं, चाहे इनका मन हो ना हो, लेकिन फिर भी ये पाप के भागीदारी बनते हैं। तो ये पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी बात साहिल जी, जितने लोग खाने के अंदर मिलावटें करते हैं, और उनके कारण से कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। एक मेंबर है अर्निंग, किडनी की डिजीज हो गई, मर गया। किस लिए मरा? क्योंकि एडल्ट्रेशन थी फूड के अंदर। और वो जो बंदा कर रहा है, वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर नहीं है, लेकिन उसे पता है कि इसके अंदर मिलावटें होती हैं, तो वो भी पाप का भागीदारी, और उनकी कई पुश्तें इसको सफर करती हैं। तो ये ऐसे दोष हैं जिनका भुगतान करना बड़ा मुश्किल है। और जो मैं आपको बोलता हूँ कला नाड़ी, इसका सबसे बेहतरीन पार्ट यही है कि आपके पेंडिंग कर्मास को जाना जाता है, आपके पूर्व कर्मा को जाना जाता है, या आपके कर्सेस को पकड़ा जाता है कि कहां से वो कर्स आ रहा है। और जितना हमारे हाथ में है, क्योंकि कुछ तो ऐसे कर्सेस हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, जितना हमारे हाथ में है उसको आप बैलेंस कीजिए, उसको आप खत्म कीजिए, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने सुना है कि रेमेडीज के अंदर दान कर दो, ये कर दो, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, दान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने जो ये बात बोली है, इससे भी मुझे एक चीज याद आ रही है साहिल जी। बहुत बार ना हम लोग दान करते हैं, हम बेगर्स को पैसे देते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, जो आप कभी जाके देखो शाम के समय, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी विस्की खरीद रहे होंगे ठेके के बाहर, और वो जो मांगने वाला है उसको एक क्वार्टर लाके दे देंगे, या उसको एक पैसे दे देंगे। तो अगर कोई भी ऐसा दान जो सामने वाले के जीवन को नष्ट कर रहा है, वो दान भी आपके ऊपर, आपके भागीदारी बन रहे हैं। आपको पता है ये जो बेगर्स का सिस्टम है, कितनी बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इसका वो चल रहा है, इसका पूरा एक ग्रुप है जो चल रहा है। जब आप पैसे देते हैं ना, तो वो चीज और बढ़ावा लेती है।
तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दान करना है तो आप कोई सामान दे दीजिए, खाने पीने की चीज दे दीजिए, कोई यूटिलिटी के आइटम दीजिए जो कि वो यूज कर सके। दान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस माध्यम से आप दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर वो किसी पाप को बढ़ावा दे रहा है तो वो दान भी आपको प्रॉब्लम में देगा। तो ऐसे दान अगर आप किसी को दे रहे हैं जो कि किसी की लाइफ खराब कर रहे हैं तो उसके पाप के भागीदारी बन जाते हो आप। तो इसलिए दान के अंदर आप यूटिलिटी सॉल्व करने वाली मेडिसिन्स, ब्लैंकेट्स, फूड, ऐसी चीजें दीजिए, या फिर किसी अंध विद्यालय में, ओल्ड एज होम्स या कहीं पर भी ऑर्फनेजेस, जहां भी आप देना चाहते हैं वहां दीजिए, जो कि कंज्यूमेबल आइटम हो, जो इसको बढ़ावा दे, किसी का बिजनेस बनाए, किसी को फायदा दे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को दे। ये दान नहीं है। अब फाइनली एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बहुत बार कमेंट सेक्शन में आता है, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचाने? साहिल जी, ये ना 2020 का जमाना है, हर किसी को ना क्विक सब कुछ चाहिए, जल्दी पैसा दे, जल्दी रिलेशनशिप में आना, जल्दी मेरे वश में करा दो। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं या ये कहते हुए मिलते हैं कि 1 घंटे में हम आपको ये रेमेडी देंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, 2 घंटे में वो हम आपके वश में करा देंगे, यहाँ तक कि कहीं तो मैंने ऐसे देखे हैं साहिल जी कि अगर कोई घटना होती है ना, उसके अंदर भी तुरंत रील बनाने से झिझकते नहीं है, प्रोपेगेंडा इतना कर देंगे अपना। मैंने आपको ये पहले बताया था, जैसे कि कोई ब्लास्ट की घटना हो गई, आज ही देख के आया हूं, दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, तुरंत एक रील आ गई, तो उन्होंने बोला पहले ही बता दिया था कि आपको कि किसी ना किसी मॉन्यूमेंट में कोई ना कोई ब्लास्ट होगा, और फिर वो साथ में ही अपनी रील शेयर कर दी। अरे यार, सबसे पहले ये कोई मौका नहीं है, कितने लोग उसमें मर रहे हैं, क्या हो रहा है, पहले आप सिचुएशन को तो समझो। हर जगह अपनी टांग घुसेड़ के अपने आप को बेहतर फील कराना कि आई एम द बेस्ट। अगर आप इतने अच्छे जोशी हो तो आपने बताया क्यों नहीं था कि ब्लास्ट होना है? बहुत सारे आप एस्ट्रोलॉजर सुनेंगे जो बोलते हैं जी देखिए, एस्ट्रोलॉजर एक किस्मत नहीं बना सकता, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर काहे के, जब आप किसी को यही नहीं बता सकते कि तेरे को डॉक्टर की लाइन नहीं करनी, तेरे को सीए बनना है। जब आप इतना बड़ा निर्णय देते हैं किसी को, यानी कि आप उसकी किस्मत बनाने का दायित्व उठा रहे हैं। आप ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, उनकी रील सुनिए, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी मॉन्यूमेंट के आसपास जो है वो ऐसा, कोई भी मॉन्यूमेंट के अंदर कोई घटना हो सकती है। अब कोई भी मॉन्यूमेंट, इतना बड़ा हिंदुस्तान है तो कहीं ना कोई घटना होगी। घटना कुछ ना कुछ भी हो सकती, कुछ ना कुछ भी हो सकती किसी का चैन खिंच जाए वो भी घटना। और यहाँ पर मॉन्यूमेंट के 300-400 मीटर बाहर हुआ है ब्लास्ट, तो उन्होंने बोल दिया देखो। तो जो भी लोग ये सब करते हैं, घंटों के अंदर इलाज कर रहे हैं, अपने आप को बार बार प्रूव करने में लगे हुए हैं। आप एक बार कोई मंदिर जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है शेयर करने का, आपने शेयर किया, आपकी भावना थी। आप दूसरी बार गए, आपने शेयर किया, आपकी भावना थी। लेकिन आप अपना सारा रूटीन बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं सुबह उठते ही हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, या हम अपनी माता की पूजा कर रहे हैं, हम सुबह यहाँ से निकल रहे हैं, हम ये मंदिर जा रहे हैं, हम ये पूजा कर रहे हैं। सब ढोंगे। रियल भक्ति यहाँ से आती है और उसको कोई प्रमाण नहीं चाहिए, उसको आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इन ठग से बचिए, और इनको बढ़ावा भी आप लोग ही देते हैं क्योंकि आपको घंटे में इलाज चाहिए। आज मैं आपको एक बात बता दूं, एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग क्या है? भक्ति, बुद्धि और कर्म, यानी कि डेडिकेशन एंड सरेंडर टुवर्ड्स द गॉड, एंड ज्योतिष मींस ज्योति प्रदान करना। उसके बाद बुद्धि, एक ग्रह, एक हाउस, बहुत सारे काम बताते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए कि आपके अनुकूल उनमें से कौन सा है। फिर अपने एस्ट्रोलॉजर को पूछिए, उसको प्रॉब्लम में डालिए कि भाई मैं इन 4 में से करना चाहता हूं, फिर आप मुझे बताइए। और कर्म, एक्शन तो जरूर लेना पड़ेगा जी। ये 3 का मिश्रण बनके एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी को बताता है। तो यहाँ पर आप इन चीजों से बचे तो मुझे लगता है कि शायद आप बहुत इजीली एक एस्ट्रोलॉजर की पहचान कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले थैंक यू। मुझे उम्मीद है सबको पता लग गया होगा अगले साल के बारे में, और जो आपने बहुत सारी बातें बोली है, मतलब नई बातें थी मेरे हिसाब से। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बगैर, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।